हेलो एवरीवन। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर, सॉरी फोर्थ लेक्चर, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का फोर्थ लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में जो पहला वीडियो है, दूसरी या फिर तीसरी वीडियो में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ क्वांटम, सॉरी जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वहाँ तक मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ मैंने। अभी जो स्टार्ट करने वाले हम लोग फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो बोर्स थ्योरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग देखे थे रदरफोर्ड के थ्योरी के बारे में, प्लैंक जी ने क्या क्या बोले थे। फिर आपको वहाँ से फॉर्मूला को याद रखना, याद है ना क्या होता था फॉर्मूला, एक और टच नहीं होता था वगैरह वगैरह जो होता है। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको अभी तक नहीं करवाया है, चैप्टर जब खत्म हो जाएगा मैं 2-3 क्लास में लेके आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व करवा दूंगा। तो और देर किस बात की, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है ना, लेक्चर 4 है ये हमारा किसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो इसमें क्या मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बोर्स थ्योरी में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या था, या फिर बोर्स थ्योरी में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लिखते हैं यहाँ पे बोर्स थ्योरी, देखते हैं क्या है ये बोर्स थ्योरी या फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है, हम अभी इसको देखेंगे, ठीक है ना। कहानी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कि जो ड्रॉबैक्स वगैरह वगैरह था, फिर मैक्सवेल ने क्या बोले थे इनको, मतलब किसको लेके, जो रदरफोर्ड को लेके। अभी वहां से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली बात क्या है, जो सिंपल सी बात है ये देखिए, डिफरेंट बुक में क्या होता है ना, पोस्टुलेट्स डिफरेंट डिफरेंट लिखा जाता है। कुछ में कुछ एडिशनल पॉइंट्स रहता है, कुछ में कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोले थे, जैसे कि आप लोग को पता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। किसके चारों ओर घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, 2 डायमेंशनल पाथ में। ये वही बात बोले थे कि एक सर्कुलर पाथ में ये सब क्या कहते हैं ना, घूमते रहते हैं। किसके चारों ओर ना, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं, एक सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। फिर बात क्या है, एक एलिमेंट में कोई भी चीज को, न्यूट्रल चीज को, मतलब देखो न्यूट्रल हम लोग किसको बोलेंगे, जिसको आप लोग टच करोगे और आपको शॉक नहीं लग रहा है। तो प्रोटॉन नंबर बराबर क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन नंबर के बराबर होता है। इसलिए एक एलिमेंट क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैंसिल आउट हो जाता है किसकी वजह से, नेगेटिव की वजह से, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, चार्ज कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसलिए एक ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। होगी बात, कहानी समझे आप लोग। तो P = E होता है, पहली बात में ये बोले। दूसरी बात क्या होता है इनका, दूसरी बात क्या है, देखिए ये सेल का नाम दिए थे, सेल का ये नाम दिए थे। मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, ऐसे सेल सब है ये। तो अगर हम लोग नंबर की ओर चलेंगे, नंबर की ओर, तो मैं इसको 1 देता हूं, 2 देता हूं, 3 है, ये क्या है 4 है। ये नंबर के हिसाब से अगर हम सेल को नाम दें, और लेटर के हिसाब से नाम देंगे तो K, L, M और ये क्या होता है, N होता है। ओके, कहानी समझे बात को आप लोग। तो K, L, M, N होता है, 1 2 3 4 होता है, लेटर के हिसाब से नाम होता है ये लेटर के हिसाब से क्या होता है ना, नंबर के हिसाब से नाम रहा ये। फिर एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसके लिए रूल भी बोल दिए थे। क्या रूल होता है ना, 2n², जहां पे कि n क्या रिप्रेजेंट करेगा ना, सेल नंबर को। n क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल नंबर को। सेल नंबर मतलब अगर आपको कोई पूछे कि के सेल में, फिर फर्स्ट सेल में, मान लीजिए फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है हम लोग निकालेंगे। तो आप लोग फॉर्मूला को पुट करो, 2n² इक्वल्स क्या होता है ना, 2 × n का वैल्यू क्या है ना, 1 है यार, कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये क्या होता है ना, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। मतलब एक सेल, फर्स्ट नंबर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर हम लोग दूसरी सेल पे आए, सेकेंड सेल पे आए, तो सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता है ना, 2 × 2 का स्क्वायर, कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। होगी कहानी। फिर आगे आप चलना, तो याद रहेगा इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बोले इलेक्ट्रॉन जितना होता है प्रोटॉन उतना ही होता है, इसलिए नेट चार्ज क्या होता है ना, 0 हो जाता है। इसलिए एक एलिमेंट क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दूसरी पॉइंट में मैंने आपको क्या बोला कि इसमें जो होता है ना, क्या है ना, सेल नंबर। देखो रदरफोर्ड ने क्या किए थे ना, सेल का नाम कुछ नहीं दिए थे, बस वो बोल दिए थे सेल मतलब इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ऐसे बोल दिए थे। लेकिन इस सेल का नाम भी दे दिए, 1 2 3 4 लेटर के हिसाब से, नंबर के हिसाब से। और लेटर के हिसाब से क्या नाम दिए ना, K, L, M, N वगैरह नाम दिए ये। चलिए फिर कहानी क्या है, अगर हम बोलते हैं तीसरी पॉइंट पे आते हैं, देखिए उसमें एक बात था ऐसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब क्या है ना, मैं ऐसे अगर आपको बोलूं,
बोल एक मिनट रुकिए, क्या बोला था मैंने, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मैंने, एक कॉल आया था इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या है देखिए, जो न्यूक्लियस के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, अच्छा न्यूक्लियस का इसका चार्ज क्या है ना, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो घूमता रहता है इसका चार्ज क्या है ना, नेगेटिव चार्ज है। देखिए तो सोचिए बात को, अगर पॉजिटिव के चारों ओर नेगेटिव घूमता है तो उसमें क्या हो जाना चाहिए, अट्रैक्शन हो जानी चाहिए, हाँ या नहीं। अगर अट्रैक्शन हो जाएगा तो प्लस के ऊपर आके माइनस फॉल हो जाएगा और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब पूरा का पूरा एटम क्या हो जाएगा ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऐसे होता ही नहीं है, बात समझे आप लोग। एक पॉजिटिव के चारों ओर अगर नेगेटिव घूमेगा, अगर एक पॉजिटिव के चारों ओर अगर नेगेटिव घूम रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आके उसके ऊपर फॉल हो जाएगा ना, सॉरी मतलब घूम प्रेजेंट है, घूम नहीं रहा था, प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव क्या करेगा ना, इलेक्ट्रॉन को खींच लाएगा, जो मोटा है वो दुबले पतला दुबले को खींच लाएगा वो। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है उसका मास ज्यादा है, आपको पता है, क्योंकि जो टोटल एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करेगा ये। तो न्यूक्लियस क्या हो रहा है ना, बहुत मोटा हो गया ये, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, खींच लेनी चाहिए। तो यहाँ पे वही वाली कंसेप्ट नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है मतलब कुछ बात होगा, कुछ कहानी होगा, कुछ स्टोरी होगा इसके इनके लिए, हाँ नहीं, क्यों पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पा रहा है। कि भाई बात क्या है कि जो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा और अच्छी तरह खूबसूरत दिखे ये, हाँ नहीं, हाँ तो मैं कलर ला रहा हूं, इसको मान लीजिए रेड ला रहा हूं, ठीक है। न्यूक्लियस है ये मान लीजिए, और ये क्या है, सेल्स है, इसे सेल्स है, यहाँ पे सेल है, मान ली इलेक्ट्रॉन है ये, माइनस ये क्या है ना, प्रोटॉन पॉजिटिव है। तो जितना फोर्स में ये खींच रहा है ना, उतने फोर्स में ये इनवर्ड फोर्स काम कर रहा है और एक आउटवर्ड फोर्स कर रहा है बाहर की ओर काम कर रहा है। जितना फोर्स में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सॉरी न्यूक्लियस खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, उतने फोर्स में इलेक्ट्रॉन में बाहर जाना चाहिए। देखिए बात क्या होता है, स्टोरी क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप लोग मैं लास्ट वीडियो में समझाया था आप लोगों को, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को आप लोग क्या कर रहे हो, एक थ्रेड में पकड़ के मतलब बांध के उसे आप लोग रोटेट कर रहे हो, घुमा रहे हो उसको, तो आपको ऐसे फील होगा कि जैसे कि वो ऑब्जेक्ट आपको बाहर की ओर खींच रहा है, ऐसे फील होगा आपको। अगर नहीं किया आज तो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक थ्रेड में, मतलब बहुत छोटा सा थ्रेड नहीं, बहुत पतला सा थ्रेड नहीं, अच्छा वाला थ्रेड में, थोड़ा मोटा वाला, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को अगर आपको बांध के उसके जैसे घुमा रहे हो, ऐसे ना टाइप करके ऐसे घुमा रहे हो ऐसे, तो फिर क्या होगा ना, आपको ऐसे लगेगा जैसे कि वो बाहर की ओर फोर्स काम कर रहा है, ऐसे आपको फील होगा। समझे बात को, तो बात कहानी समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, जितना फोर्स खींच रहा है उसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलूंगा, F, वो बराबर किसके साथ हो जाता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ, Fc। कौन सा फोर्स ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाता है। याद रहेगा बातें, बात समझे आप लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाता है। थोड़ा इसमें थोड़ा मैं आगे चलता हूं, बात थोड़ा समझना बात को। मान लीजिए इस न्यूक्लियस में कितना ना प्रोटॉन्स है ना, जेड प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इंडिकेट करेगा। और मैं थोड़ा सेल को बड़ा ले रहा हूं, सॉरी मैं थोड़ा न्यूक्लियस को बड़ा ले लिया, अरे इलेक्ट्रॉन है ये, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे है ये। अच्छा आपको पता है ना, प्रोटॉन के चार्ज बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के Q ऑफ P बराबर क्या होता है ना, Q ऑफ E होता है। प्रोटॉन के चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। हम लोग को यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। तो मैंने बोला मान लीजिए कितना, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है ना, F इक्वल टू क्या होता है ना, एक कांस्टेंट K इंटू क्या होगा, Q1 इंटू क्या होता है Q2 अपन क्या आएगा ना, R का स्क्वायर। R मतलब भाई क्या होता है ना, यहां से यहां पे डिस्टेंस आया नहीं, डिस्टेंस होता है ये। तो F को F में रखा, E लिख लेता हूं ताकि मेरे को नहीं पूरा दुनिया को ये पता चले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये। इक्वल्स टू K को K रखो, Q1 मतलब मान लो मैं पहला लेता हूं, न्यूक्लियस का चार्ज लेता हूं, कितना नंबर्स का प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, जेड नंबर का। एक प्रोटॉन का चार्ज क्या है ना, E इंटू एक इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है R स्क्वायर। बात समझ में आया, जहां पे कि Q1 क्या है भाई, जेड E है, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, मतलब कितना नंबर का प्रोटॉन प्रेजेंट है, और E क्या है इलेक्ट्रॉन का नंबर। फिर Q2 क्या आ जाएगा ना, ये E आ जाएगा। तो फाइनली अगर मैं इसको लिखूं K जेड E स्क्वायर R स्क्वायर, तो आप दुखी नहीं होना, बात समझ में आ रहा है।
ये जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसके बराबर हो गया ये k इंटू जेड ई स्क्वायर स्क्वायर। तो समझे आप लोग जेड कहां से आया, ई कहां से, ई क्या है, चार्ज है किसका, इलेक्ट्रॉन का, जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, चार्ज होता है भाई, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज क्या है, बराबर ही है, दोनों बराबर ही है, अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए तो दुनिया न्यूट्रल है, बात समझे ना, इसलिए तो दुनिया न्यूट्रल है। अच्छा तो ये फी होता है। अच्छा एफ सी के लिए फॉर्मूला क्या होता है ना, एफ सी इक्वल क्या होता है ना, एम भी स्क्वायर अपन आर होता है। ए क्या हो गया ये, अच्छा एम बी स्क्वायर अपन क्या होता है, आर होता है। किसका फॉर्मूला है भाई, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या ना, एम बी स्क्वायर अपन आर होता है। ठीक है, ये इसे याद रखना है हमको, आगे काम में आएगा, कुछ डेरिवेशन में काम में आएगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे चलिए, फोर्थ वाली बात क्या है, देखिए एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात है। बातें क्या होता है ना, देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखिए कि ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए यहां पे एक सेल प्रेजेंट है और यहां पे एक सेल प्रेजेंट है, ये 1 सेल है, ये 2 सेल है, यहां से यहां पे R1 डिस्टेंस है, और भाई यहां से यहां पे डिस्टेंस क्या है, R2 डिस्टेंस है, इतना हुआ। अगर कभी दिमाग में, अगर दिल में कभी ये सवाल आए, हम लोग दो चीज बोले ना कि एक सेल R1 डिस्टेंस में है और एक सेल क्या है, R2 डिस्टेंस में, कहां से, न्यूक्लियस से। अगर कोई बोले कि और एक सेल भाई प्रेजेंट है, और एक सेल भाई प्रेजेंट है R1 R2 के बीच में, अगर मान लीजिए कोई एक सेल प्रेजेंट है, मैं थोड़ा इसको ब्लैक पेन में लिख लेता हूं ताकि और थोड़ा खूबसूरत लगे, खूबसूरत नहीं है ऐसे बस लिखने का है और कुछ नहीं भाई, खूबसूरत क्या, आप समझ पा रहे हो, ये बड़ी बात है मेरे लिए, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो दुखी बात है और क्या। तो ये जो सेल मान लीजिए प्रेजेंट है, तो एक्सपेरिमेंटल है, मान लीजिए कोई बोल रहा है कि R1 डिस्टेंस में एक सेल है और एक कोई बोल रहा है कि R2 डिस्टेंस में एक सेल है न्यूक्लियस से, तो मान लीजिए कोई एक इनको फॉलो नहीं कर रहा है, कोई एक मान नहीं रहा है, मान लीजिए कोई बोल रहा है कि नहीं भाई R1 और R2 डिस्टेंस के बीच में और भी एक सेल प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा कि ठीक है हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, यहां पे ड्रा कर लो, ये क्या रहा ना, R1 है ये, मतलब ये फर्स्ट सेल है ये, और भाई ये क्या है ना, सेकेंड सेल है, और कोई बोल रहा है ना इसमें एक, इनके बीच में एक सेल प्रेजेंट है, तो ये वाली बात कितना दूर तक सही है, कैसे डिफाइन किया जाएगा कि हाँ इसमें सेल है या नहीं है। क्या करना है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है ना, एम भी आर, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, ये बीच वाला जो है मैं इसके लिए बोल रहा हूं, इसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम है क्या है, एम भी आर, उसमें आप लोग क्या डिवाइड करोगे ना, h/2π को डिवाइड करोगे, क्या डिवाइड करोगे, h/2π को डिवाइड करोगे। तो एंगुलर मोमेंटम में जब आप लोग h/2π डिवाइड किए और आपको एक होल नंबर मिल रहा है, होल नंबर मतलब n, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 ऐसे कुछ हो सकता है। अगर आपको एक होल नंबर मिला तो फिर आप लोग क्या बोलोगे कि हाँ कि ये वाली सेल पॉसिबल है। अगर आपको n का वैल्यू मिल रहा है 1.5 मिला या फिर 2.7 मिला, ऐसे कुछ मिल रहा है, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे ना, सेल पॉसिबल है। कुछ समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूं मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर आप क्या किए ना एंगुलर मोमेंटम में, अगर आप डिवाइड किए h/2π को डिवाइड किए, किसको डिवाइड किए, h/2π को डिवाइड किए, किसमें, एंगुलर मोमेंटम में, तो आपको क्या मिल जाएगा ना, n मिल जाएगा। n क्या होता है ना, सेल नंबर, एक इंटीजर है, होल नंबर है, कोई एक होल नंबर है। तो एंगुलर मोमेंटम एम भी आर अपन h/2π को आप डिवाइड किया, अगर आपको एक होल नंबर मिल रहा है, फ्रैक्शन नंबर नहीं, मतलब 1.5 2.7 ऐसा कुछ फ्रैक्शन नंबर नहीं मिल रहा है, अगर एक होल इंटीजर नंबर मिल रहा है, तो फिर आप क्या बोलोगे ना, यहां पे सेल पॉसिबल है। अगर आपको होल नंबर नहीं मिला तो मतलब सेल पॉसिबल नहीं है। तो इस कहानी को मैं यहां पे थोड़ा अच्छे से समझाऊं तो मैं आपको बोलूंगा कि एंगुलर मोमेंटम एम भी आर इक्वल्स टू NH/2π होगी कहानी समझ में आया क्या आपको? एम भी आर इक्वल्स टू NH/2π होता है। तो उस सेल को हम लोग दो सेल्स आर परमिटेड, हम लोग बस उस सेल को परमिट करेंगे, हाँ कि तू एक सेल है भाई, तू एक सेल है, हम लोग उसको तब बोलेंगे जब उसका एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा ना, एक इंटीजर मल्टीप्लाई ऑफ h/2π होगा। इसको कोई क्या बोलते हैं ना, h क्रॉस भी बोलते हैं, किसको, h/2π को। इतना हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ तो सही बोल रहा है, तो भाई पूरा एकदम सही बोल रहा है कि अगर उसका एंगुलर मोमेंटम बराबर किसके साथ हो रहा है ना, NH/2π के बराबर हो रहा है।
जहां पे एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 पे, मतलब क्या बात क्या आएगा, मतलब बात क्या आएगा, बात ये बन रहा है एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू कितना आ रहा है ना भाई, कितना आएगा h/2π, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 1 है, या फिर 2h/2π, यहाँ पे क्या है n का वैल्यू क्या है 2 है, या फिर आ रहा है 3h/2π, ये क्या है ना n का वैल्यू, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 3। तो अभी आप क्या बोलोगे कि ये क्या है ना, एंगुलर मोमेंटम n का वैल्यू यहाँ पे 1 आया, 2 आया, यहाँ पे 3 आया, तो अभी क्या हो रहा है ना, हाँ अभी सेल परमिटेड है, बात समझे, ओनली दोज सेल्स आर परमिटेड, हम लोग बस उन सेल को परमिट करेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, h/2π के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कहानी समझे, आगे चले हम लोग, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, समझे आप लोग ना बात को। कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, क्या है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, नहीं भाई कुछ मीनिंग नहीं है कि एमबीआर में एंगुलर मोमेंटम है तो h/2π को डिवाइड कर ले, डिवाइड करने के बाद अगर तेरा वैल्यू होल नंबर आ रहा है तो सेल पॉसिबल, अगर तेरा वैल्यू होल नंबर नहीं आ रहा है तो वाले सेल नहीं है, बात समझे। तो यहां पे हम लोग आर किसका लेंगे, जिस सेल को हम लोग मेजरमेंट कर रहे होंगे। चलिए फिफ्थ पॉइंट में क्या है इसका, देखिए एक बोले थे ना, एक थ्योरी था ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, ऐसे कुछ थ्योरी में, सॉरी एनर्जी लॉस करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ तो मैक्सवेल ने बोले थे जो, हाँ ही नहीं याद है ना आपको। तो यहां पे कहानी क्या है कि एक सेल में सेल का एनर्जी कांस्टेंट होता है, सेल का एनर्जी क्या है कांस्टेंट, आगे हम लोग निकालेंगे कैसे कांस्टेंट बना है, हम लोग निकालेंगे। तो सेल का एनर्जी क्या होता है ना, कांस्टेंट होता है भाई। तो जो सेल होता है उसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, जो सेल होता है या फिर ऑर्बिट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, थोड़ा क्या होता है ना, ठीक है, एनर्जी लेवल्स भी हम लोग बोलेंगे, एनर्जी लेवल्स भी हम लोग बोलते हैं। सेल का वैल्यू किसके बराबर, मतलब सेल को हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्यों एनर्जी लेवल बोलते हैं, क्योंकि उनका एनर्जी डेफिनेट होता है। तो बात को समझिए आप लोग, बात को समझिए आप लोग कि एक इलेक्ट्रॉन जब सेल में घूमता रहता है, सेल में जब रिवॉल्व करता है ये, तभी उसका एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, वो ना एनर्जी को लूज करता है या फिर ना एनर्जी को गेन करता है, ना इधर लूज एनर्जी ना गेन एनर्जी, कभी नहीं होगा। अच्छा, उस सेल पे कांस्टेंट रहता है, एनर्जी लूज नहीं करेगा। लेकिन क्या होगा, बात क्या है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, लोअर सेल से या फिर लोअर एनर्जी लेवल से हायर पे तब जाएगा, हायर सेल पे तब जाएगा जब भाई क्या कर रहा है ना, एनर्जी को क्या कर रहा है ना, गेन कर रहा है। बात समझिए, न्यूक्लियस मान लीजिए फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, और इलेक्ट्रॉन कहां पे था ना, सेकेंड सेल पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, अभी इसको आप लोग एनर्जी प्रोवाइड किए तो सेकेंड से कहां पे जंप करेगा, थर्ड पे आ जाएगा, मतलब N2 पे था, N3 पे इलेक्ट्रॉन आ गया। तो एनर्जी को गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, सेकेंड सेल से थर्ड सेल पर जंप करता है। होगी बात, समझे, कहां पे जंप करेगा, थर्ड से सेकेंड से थर्ड पे आ जाएगा। फिर बात क्या होता है कि अगर आप बोलोगे कि सर देखिए क्या होता है ना, आप कभी हायर या फिर एक्साइटेशन पे आप लोग कभी कांस्टेंट नहीं रहते हो, बात ऐसे मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आप क्या किए कि अपने घर से आप लोग अपना रिलेटिव के घर घूमने गए, हाँ ही नहीं, एक दिन रुके वहां पे, 3 दिन रुके वहां पे, 5 दिन रुके आप लोग, फिर क्या होगा, आपको भगा देगा अपने घर से, नहीं रहने नहीं देंगे भाई, ऐसे होते हैं रिलेटिव, ऐसे ही होते हैं। 2 दिन पहले दिन जाओ बहुत खुशी होगा, लगेगा उन लोगों को, फिर जो भी बात है जैसे दिन बढ़ते बढ़ते चलेगा आपका वहां पे रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो बात क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल था ना, तो मैं बोला कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल पे था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था जो कि सेकेंड सेल पे था, आप लोग एनर्जी को प्रोवाइड कर दिए, तो फिर सेकेंड सेल से जंप करके वो थर्ड सेल पे चला आया, मतलब वो रिलेटिव के घर चले आया। फिर बात क्या देखिए, ये क्या है ना, उसका एक्साइटेड स्टेट है। आपका जो रिलेटिव के घर होता है ना, वो भी एक्साइटेड स्टेट होता है, वहां पे क्या हो, आप लोग स्टेबल नहीं हो, फिर आप लोग अपने घर पे आप लोग वापस आ जाओगे। तो भाई कहानी क्या है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन करके लोअर से हायर पे गया, लोअर से हायर पे गया, फिर क्या हो जाएगा, एनर्जी को लूज करके हायर से लोअर पे आ जाएगा, मतलब ग्राउंड स्टेट पे आएगा। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल स्टेट, इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली कहां पे था, इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल पे था भाई। तो मान लीजिए फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, तो इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड से थर्ड पे जा रहा है तो जब वापस लौट के आएगा ना, तो थर्ड से सेकेंड पे ही आएगा, 1 पे नहीं जाएगा। कभी ये मत सोचो कि 1 पे जाएगा, नहीं,
आप अपने घर से रिलेटिव के घर पे गए, तो आप जब वापस आ रहे हो तो कहां पे आओगे आप लोग? अपने घर पे आओगे, थोड़ी ना अपने पड़ोसी के घर चले जाओगे तुम। तो यही कहानी होता है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा, लूज करना होगा। कब लूज करेगा? जब आप उसको गेन करवा रहे हो। मतलब आप उसको गेन करवा के 2 पे 3 पे लाए, या फिर 4 पे लाए, फिर सो ऑन, फिर क्या हो जाएगा ना, वापस अपनी ही स्टेट पे आ जाएगा। तब एनर्जी को गेन किया तो लोअर से हायर, एनर्जी को लूज किया तो हायर से लोअर। कब लूज करेगा? गेन करने के बाद ही लूज करेगा। कभी दिमाग में यह मत लाना कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड पे था फिर लूज करके 1 पे आ गया, नहीं। लोग हंसेंगे आपके ऊपर, क्योंकि सेकेंड उसका क्या होता है ना, ग्राउंड स्टेट है उसका। समझे बात को आप लोग? सेकेंड उसका ग्राउंड स्टेट है, तो जहां पे होते हैं वहीं पे ही आ जाएंगे। अपने पड़ोसी घर पर जाके वो स्टेबल नहीं है। फिर अभी तक तो क्या हुआ ना, उसका पोस्टुलेट सारे खत्म हो गए। अब इसका डेरिवेशन होता है, रेडियस के लिए, एनर्जी के लिए और वेलोसिटी के लिए, सब डेरिवेशन होता है। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए, जेई मेन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, नीट में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ले सकता है। जेई एडवांस के ऊपर अगर आपको जा रहे हो तो डेरिवेशन से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डेरिवेशन में ही क्वेश्चन आएगा आपको, मतलब डेरिवेशन पूछेगा आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि डेरिवेशन को बेस करके आपको क्वेश्चन रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन जेई मेन पे भी रह जाता है, समझे ना। तो पहला डेरिवेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग अब डेरिवेशन करेंगे, अभी डेरिवेशन करेंगे, ध्यान देना बात पे थोड़ा। डेरिवेशन में पहला डेरिवेशन आ रहा है रेडियस का। रेडियस का पहला डेरिवेशन आ रहा है। देखिए, मैंने आपको देखिए इस पेज में देखिए कहां पे गया, प्रीवियस, प्रीवियस, फिर प्रीवियस, फिर प्रीवियस। हाँ, मैंने यहाँ पे देखो, मैंने आपको पढ़ाया, एफ ही कुछ बोला था और एफ सी कुछ बोला था। मैंने आपको ये बात भी मैंने बोला है कि भाई क्या होता है ना, ये जो एफ ही बराबर किसके साथ होता है ना, एफ सी के बराबर होते हैं। मतलब जो होता है, ये क्या रहा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। और हम लोग उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो मैं पहले ये लिख रहा हूं कि एफ सी बराबर होता है एफ ई के बराबर होता है। एफ सी क्या होता है ना, एम भी स्क्वायर अपन आर होता है, और एफ ई क्या होता है ना, के जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है। हम लोग एसआई यूनिट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? एसआई यूनिट पे हम लोग चलते हैं। देखिए, ताकि हमको आंसर लास्ट में जो रेडियस का वैल्यू आ जाएगा वो हमको मीटर में आ जाएगा, होगा। यहाँ पे क्या है ना, जो कांस्टेंट होता है, अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा फिजिक्स के ऊपर आपको, तो आपको पता है कि देखो यहाँ पे के कांस्टेंट होता है, 1/4πε0 होता है, जिसका वैल्यू 9 × 10⁹। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो आप लोग? मैं बोलूँगा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक बार डिराइव करके दिखाऊंगा मैं आपको। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, आर स्क्वायर, आर को कैंसिल करवा दो भाई। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है ना भाई, ये एम भी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, के जेड ई स्क्वायर अपन क्या आ रहा है ना, आर आ रहा है ये। फिर बात क्या है, अगर मैं इसको ये बनाऊं कि एम नहीं सॉरी गलती हो गया। अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपन एम इंटू आर आ गया। सिंपल सी भाई बात, और कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे m मल्टीप्लाई हुआ था, उस साइड पे चला है तो डिवाइड हो जाएगा। अरे हाँ है नहीं, प्लस उस साइड लो, माइनस इंटू को उस साइड लो तो डिवाइड हो जाएगा। तो लाइन मेरा ठीक से ड्रॉ नहीं हो रहा है, समझे ना। अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसको थोड़ा अच्छे से बनाने के लिए। तो फिर क्या करो, आपको मैंने कभी ये वाली बात कहानी मैंने समझाया था कि आपको कि जो m भी r होता है वो होता है NH/2π होता है। फिर मैं बोलूंगा v इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, NH/2π m इंटू आर आ जाएगा। फिर v स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई ना, n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर आ जाएगा। देखो अभी आप पूछना चाहते हो ना सर इसका जरूरत क्या है हमको। हाँ जरूरत है भाई, क्योंकि इसमें जो होता है ना पाई का वैल्यू हमको पता है, m इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इसलिए इसका वैल्यू जरूरत है हमको। देखिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए आपको इससे एक दिन में डेरिवेशन नहीं हो जाएगा। आपको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे सोच समझ के तो फिर बन जाएगा। तो रेडियस के लिए आपको पहले क्या करना है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर करना क्या है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर करना है। फिर ये वाली कहानी रहे। अच्छा अभी v का वैल्यू यहाँ पे पुट करो आप लोग v का वैल्यू आप लोग पुट करो। मैं इसको थोड़ा उस साइड पे मतलब उसको नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो वैल्यू क्या आया ना, n स्क्वायर h स्क्वायर अपन 4π स्क्वायर m स्क्वायर और क्या था m स्क्वायर और क्या था r स्क्वायर था, ठीक है r स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ना, k जेड ई स्क्वायर अपन क्या रहा ना r रहा।
देखते हैं हाँ m अपन r है, इसका m इंटू आर है। अच्छा चलिए, अभी क्या करना है आपको, r का वैल्यू निकालना है, r का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए फिर क्या करना है आपको, अगर आपको r का वैल्यू निकालना है तो फिर आप लोग क्या करोगे, r को उस साइड पे ले आओ, बाकी सबको इस साइड पे ले आओ। तो क्या बनेगा ये, रुकिए कहाँ पे थोड़ा गलती हो रहा है शायद मेरे को लग रहा है, सॉरी एक मिनट रुकिए, थोड़ा बहुत कहाँ पे गलती हो रहा है शायद, NH/2πr m में बना v स्क्वायर रह रहा है, ये थोड़ा मैं सही कर रहा हूँ ना, n स्क्वायर। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलिए। हाँ सही कर रहा हूँ मैं, ये आर स्क्वायर है, आर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के ऊपर, है नहीं कि सही बना रहे हैं फिर गलत बना रहे हैं। कि क्या हुआ कि ये स्क्वायर ये आर कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा कि यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, मैं लिख रहा हूँ थोड़ा अच्छे से, मैं कोशिश कर रहा हूँ हैंडराइटिंग अपने अच्छा बनाने के लिए, और क्या करूँ बोलो, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r इक्वल्स टू k z स्क्वायर रह रहा है। अभी क्या करो, r को उस साइड पे ले लो, तो r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ना, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हुआ है, इस साइड पे क्या डिवाइड हो जाएगा ये, इंटू k इंटू जेड इंटू क्या है ना ई स्क्वायर है ये। अभी देखो क्या करो कि z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, हाँ नहीं सही कर रहा हूं मैं, हाँ सही कर रहा हूं मैं। यहाँ पे h का, ये r का रेडियस का फॉर्मूला है, ये रेडियस का फॉर्मूला है, ये इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेडियस का फॉर्मूला है ये। अच्छा 4 तो पता है आपको, पाई का वैल्यू क्या होता है ना 3.14, m क्या होता है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। फिर भाई k क्या होता है ना 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। फिर E क्या होता है ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है ना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और Z क्या है ना एटॉमिक नंबर है। H पता है आपको, H क्या है ना प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। और कुछ अननोन बच गया, क्या बच गया, क्या पाई का वैल्यू पता है, m का वैल्यू पता है, k का वैल्यू पता है, h का वैल्यू पता है, E पता है नहीं। अभी क्या करो आप लोग डायरेक्टली पुट करो इस वैल्यू को यहाँ पे ना, अगर यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली पुट करोगे तो इसका नेक्स्ट पेज, हाँ इसका वैल्यू क्या बनेगा ना r इक्वल्स टू बन जाएगा 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू, चलते हैं n स्क्वायर बच रहा है, z स्क्वायर बच रहा है, लिख लो इसको n स्क्वायर अपन z मीटर, इतना बन जाएगा। समझे बात को, कैलकुलेट करके आप लोग देखना रहे, आप लोग कैलकुलेट करके देखना। आपको भाई कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है भाई, इतनी सारी बात कैलकुलेट करोगे तो सुबह हो जाएगा, मतलब जो घंटा से आप लोग बाहर आ जाओगे, है नहीं। अगर हम लोग हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस बोल रहे हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस का मतलब क्या होता है कि जिसके पास क्या होगा ना यूनी इलेक्ट्रॉन है, यूनी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यूनी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यूनी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है ना, जैसे कि मैं बोलूंगा He प्लस, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है 1 है। अगर मैं बोलूंगा Li2 प्लस, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन क्या है 1 है। इसको हम लोग सब क्या बोलते हैं ना यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो फिर बात क्या है ना, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा R इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, अगर मैं हाइड्रोजन के लिए मान लेता हूं तो फॉर हाइड्रोजन Z का वैल्यू क्या है 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0.529 इंटू क्या लिखेंगे 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू क्या लिखेंगे n स्क्वायर मीटर। भाई और क्या बात है ना इसमें, क्या आपको पता होगा कि जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो मैं इसको थोड़ा आसानी से शॉर्ट करके लिखूंगा 0.529 इंटू सॉरी इंटू n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ये हाइड्रोजन के लिए रेडियस का वैल्यू है ये। और ये जो है एनी अदर स्पेसिस जो कि हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस होंगे, मतलब जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। दो फॉर्मूला बन रहा है। डेरिवेशन अगर आपको याद नहीं रखना है तो भाई तुम मत याद रख, तुझे दोनों कौन पूछता है डेरिवेशन याद रखने के लिए, तुम्हें तो भाई बस ये वैल्यू ही याद रखना है।
हो गई बात, चले आगे चले। ये हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला है, ये वैल्यू को याद रख के अगर आपको और एक बार समझना है तो आप इसको रिपीट कर सकते हो, वापस थोड़ा पीछे चले जाना, फिर देखना है, इसको समझ में आ जाएगा। फिर एनर्जी के लिए हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। एनर्जी के लिए एनर्जी जो होता है, अच्छा एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, जो ई होता है, देखिए एटम में क्या होता है ना, बहुत टाइप के एनर्जी होते हैं, लेकिन दो टाइप के जो एनर्जी होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और जो क्या होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, उनका ही ज्यादा रोल रहता है। तो मैं इसको लिखता हूं, मैं थोड़ा इसको लिख के इसे लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी और क्या मैं बोला पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का थोड़ा ज्यादा रोल रहता है। चलिए तो फॉर्मूला क्या होता है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या आएगा ना पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के जेड ई स्क्वायर अपन आर होता है, ये के जेड ई स्क्वायर अपन आर होता है, जेड है ये, जेड है ये, टू जैसा दिख रहा है ना, जेड पर जबरा नहीं, यहाँ पे जेड का मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर, हाँ ना। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिखूंगा, हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल नेगेटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ओर काम करेगा तो माइनस नेगेटिव पे रहता है, नेगेटिव के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपन आर रहता है, ठीक है। अभी देखो आपको क्या पता है, एम भी आर इक्वल, सबको पता है क्या, एम बी आर इक्वल सबको पता है ना ये, नहीं मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, रुकिए एक मिनट रुकिए, मैं इसको लिख रहा हूँ एम बी स्क्वायर अपन आर इक्वल टू क्या होता है, के जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर। कहाँ पे देखा लग रहा है ना, ये देखे हो ना कहाँ पे, अरे भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये और एक कूलम्ब्स फोर्स है ये, अभी ये कैंसिल आउट हो गया, तो फिर ये क्या बच रहा है ना, एम, ये क्या बच रहा है, अभी यहाँ पे क्या बच रहा है, ये अभी यहाँ पे आ जाएगा एम भी, और एक मिनट रुकिए, कहाँ पे शायद मैंने गलती कर रहा हूं मैं, नहीं कहाँ पे गलती नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छा बच्चा हूं मैं आप भी अच्छे बच्चे हो, हाँ आप भी अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, ठीक है। देखिए अभी क्या होगा ना, एम को आप लोग उस साइड पे ले लो, बी स्क्वायर के बदले हम लोग क्या लिखते हैं एम बी स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू भी आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपन क्या रह रहा है, आर रह रहा है। अच्छा अभी हाफ को हाफ रखो, एम बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, के जेड ई स्क्वायर अपन आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपन क्या आ जाएगा ना, आर आ जाएगा, ये जेड है ये। तो फिर इससे क्या बनता है भाई, देखिए ये हाफ है, ये पूरा है, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस के जेड ई स्क्वायर अपन क्या आ गया आपको ना, 2r आ गया, ठीक है। मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ सही है नहीं, मतलब ना आंसर हमारा गलत आ जाएगा, सही है मेरा वैल्यू, सही है। अच्छा ये क्या रह रहा है ना, एनर्जी का फॉर्मूला रह रहा है। फिर आप पूछोगे सर इतने से हम लोग कुछ निकाल पाएंगे क्या, नहीं भाई तुम नहीं निकाल पाओगे, फिर भी इसको याद रख लेना ये। अच्छा यहाँ पे चलिए, यहाँ पे तो प्रीवियस पे थोड़ा चलिए, प्रीवियस पे हम लोग आर का वैल्यू निकाले है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। अच्छा देखिए नेक्स्ट अच्छा पेज ऐड कर रहे हैं हम लोग, आर का वैल्यू हमको क्या पता है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, फिर क्या था भाई 4 पाई स्क्वायर क्या था ना, एम स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, चलिए पाई एम स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे को कभी याद नहीं रहता है आप लोग, लेकिन एम स्क्वायर जेड के ई स्क्वायर, ठीक है, और प्रीवियस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, पाई स्क्वायर जेड के ई स्क्वायर, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर, हाँ के जेड, एक बात है ना, जेड के ई स्क्वायर के जेड स्क्वायर यार का वैल्यू आता है। अच्छा प्रीवियस पेज में हमको एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला, उसको यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं कि E इक्वल्स क्या मिल रहा है ना, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपन क्या मिल रहा है, फिर कहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है ना, 2r मिल रहा है, 2r मिल रहा है। r का जो वैल्यू यहाँ पे लाके आप लोग पुट करो, अगर यहाँ पे आप लोग पुट करोगे तो फिर यहाँ पे आप इक्वेशन क्या बन जाएगा ना, माइनस के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर जेड के ई स्क्वायर ओवर क्या रहेगा ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर रहेगा। और सेम बात ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जेड एटॉमिक नंबर होता है, 4 पाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, एम होता है इलेक्ट्रॉन का मास, हाँ नहीं, और के होता है क्या, के होता है 9 × 10⁹, ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये पूरा को पुट करोगे तो आपको ई का वैल्यू मिल जाएगा माइनस, समझे ना आपको,
माइनस हम लोग इसमें चल रहे हैं ना, एक आटम के लिए चल रहे हैं, तो हम लोग एसआई यूनिट पे निकालेंगे। माइनस क्या मिलेगा, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 18, सॉरी माइनस 18 इंटू ऊपर क्या रह रहा है ना जेड स्क्वायर, नीचे क्या रह रहा है एन स्क्वायर जूल पर एटम। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एनर्जी का। फिर यहां से आप लोग निकालोगे तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर लिखना चाहते हो तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर आप जूल पे लिखना चाहते हो पर मोल पे -1312 इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर जूल पर मोल, ये एक मोल के लिए है। इतने सारी चीजें आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको थोड़ा अच्छे से, वरना भाई नहीं हो पाएगा। देखो ये यहाँ पे ना समझने वाली चीज कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस प्रैक्टिस करके याद रखने वाली कहानी है ये। अगर आपको बोरिंग भी लग रहा होगा तो मैं और क्या कर सकूं बोलो, इतनी सारी कहानी को ना आपको याद ही रखना पड़ेगा, एक का वैल्यू होता है ये। होगी बात, समझे बात को आप लोग। फिर क्या होता है कि अगर हम लोग बोले ये एनर्जी का फॉर्मूला रह गया, ये सारे एनर्जी के फॉर्मूले होते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे अगर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला को याद रख लेना। 2.188 इंटू 10 टू द पावर क्या बन रहा है ये 6 इंटू क्या जेड अपन एन आ जाएगा मीटर पर सेकेंड है ये, जेड अपन एन मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, यहाँ पे v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये v क्या होता है ना, वेलोसिटी होता है ये। क्या कर लिया मैंने, वेलोसिटी होता है ये। फिर नहीं, मैं इसको अच्छे से लिखूंगा, नहीं मैं तो इसको अच्छे से लिखूंगा। यहाँ पे v क्या होता है ना, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये। अगर आप लोग टाइम पीरियड निकाल रहे हो या फिर फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, टाइम पीरियड निकाल रहे हो तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला है ये। यहाँ पे n के रिप्रेजेंट कर, nth सेल के लिए, मतलब यहाँ पे मैं n लिख सकता हूँ, कुछ दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर यहाँ पे भी अगर आप लिख रहे हो n लिख रहे हो, ठीक है, मतलब nth सेल के लिए आप लोग निकालोगे। प्रीवियस में चलूँ मैं रेडियस निकाल रहा था मैं, rn लिख सकता हूँ मैं, मतलब nth सेल के लिए हम लोगों को रेडियस निकालना है हम लोगों को। होगी कहानी, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये बनाइए। अगर आपको टाइम तो फॉर्मूला को याद रख लेना, मैंने तो कभी याद नहीं रखा है, इसलिए कुछ क्वेश्चन करने में मेरे को दिक्कत होता है, लेकिन आप लोग कोशिश करना इसको याद रखने के लिए। देखो मैं कोई एग्जाम नहीं दूंगा, समझे ना आप, लेकिन आप लोगों को एग्जाम देना है, आप लोगों को एंट्रेंस देना है, तो आप लोग इसको याद रखना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1.5 इंटू फॉर्मूला होता है ये इंटू 10 टू द पावर -16 इंटू क्या बन रहा है ना NQ अपन जेड स्क्वायर सेकेंड। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ये। देखिए आपको एक बात यहां पे समझना है कि जो एनर्जी के लिए जो नेगेटिव साइन आ रहा है, जो एनर्जी में जो नेगेटिव साइन है ना, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है ये, और ये फर्स्ट सेल सेकेंड सेल्स होते हैं रहते हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए यही डिस्टेंस तक कुछ एक डिस्टेंस, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा न्यूक्लियस से, तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करते चलेगा ना। मान लीजिए ये एक पॉइंट ऐसे पॉइंट है जिसमें कि फोर्स क्या है ना, 0 है। कुछ फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है किसके ऊपर ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो यहां पे एनर्जी को भी क्या मानते हैं ना, 0 मानते हैं। अच्छा इस पॉइंट से आगे चलो, इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री है, अपनी मर्जी से घूमेगा। अभी क्या हो जाएगा ना, अभी इसके पास जो एनर्जी होते हैं इसको पॉजिटिव मानते हैं। जैसे ही अंदर आप लोग आओगे, अभी क्या होगा ना, अभी न्यूक्लियस ने क्या करेगा ना, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अभी क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, अपनी मर्जी से नहीं घूमेगा। अभी एनर्जी को लूज करना स्टार्ट करेगा, तो यहां पे एनर्जी क्या कहते हैं, नेगेटिव मानते हैं। बात समझे। जिस पॉइंट पे फोर्स 0 है, मतलब जिस पॉइंट पे क्या होता है ना, अट्रैक्शन फोर्स बंद हो जा रहा है, मतलब उससे आगे अट्रैक्शन फोर्स नहीं है और उससे पीछे अट्रैक्शन फोर्स है, तो उस पॉइंट पे एनर्जी को 0 मानते हैं। जिससे आप लोग आगे चलोगे एनर्जी पॉजिटिव आएगा, जिससे आप लोग पीछे आओगे एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैं आपको समझा सकता हूं। मान लीजिए क्या हो कि आप बहुत बड़ा डॉन हो,
डॉन हो आप लोग, अपने फ्रेंड सर्कल में आप एक गुंडे हो, हाँ। लेकिन आपके स्कूल में जो टीचर है वो आपसे बड़े गुंडे हैं, बड़े डॉन हैं, तुमको लात मार देंगे, तुम डिस्टर्ब होगे तो तुमको लात मार देंगे। तो यहीं पे क्या होगा कि स्कूल से बाहर हो आप लोग तो क्या हो, आप लोग डॉन हो, घूमोगे, आपके पास ज्यादा एनर्जी, तभी आपका एनर्जी क्या है ना, पॉजिटिव में कैलकुलेट करा जाएगा। लेकिन जैसे आप लोग स्कूल में आ जाओगे, आपको पता है कि टीचर लात मार देंगे मेरे को, हाँ ही नहीं, ये इतना टिस्टिक टीचर है, तो अभी क्या होगा कि अभी क्या है ना, आपके पास एनर्जी क्या होगा, कम हो गया, आप अभी शांत बैठोगे, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो गया तो लात खाओगे आप लोग, मारेगा कोई आके आपको। तो अभी क्या होगा कि आपका एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब आप अभी क्या कूल बैठे हो। बात इलेक्ट्रॉन के केस में वही होता है, जब तक फोर्स काम करता है तभी उसके पास एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव में रहता है, वो बाउंड है, किसके अंडर में घूम रहा है, किसको मान के ही घूम रहा है, अपनी मर्जी से घूम नहीं पाएगा, अपनी मर्जी जो होगा वैसे घूमेगा नहीं होता है। लेकिन जिससे उस पॉइंट से आगे चले जाएगा जहां पे फोर्स जीरो है, आगे चले जाएगा, अपनी मर्जी से घूमेगा भाई, वो खुद का राज करेगा वो, अभी क्या एनर्जी पॉजिटिव है। समझे बात को, नेगेटिव साइन पे समझ में आया? ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ना, रिपीट करके बार बार इसे देखना, प्रैक्टिस करना, इसमें जो कंसेप्ट वगैरह है, इतनी सी बात है और क्या। ठीक है, टाटा सबको।